Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, as promised, we have start your JKSSB Finance Account Assistant 2026 free course. So guys, I am here with you GK with special reference to Jammu and Kashmir portion. तो गाइज इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जैसा कि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सबसे पहले जो आपका वहाँ पर टॉपिक था वो है गाइज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड. ये आपका सिंपल वहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. ठीक है, ये टॉपिक है, इसको हम सीक्वेंस वाइज करेंगे. पहले हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे. एमसीक्यूज भी हम साथ साथ ही करेंगे. ठीक है, जैसे ही अगर हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उसके हम एमसीक्यू साथ में करेंगे. ये लेक्चर रहेगा 1. तो गाइज टारगेट है हमारा 90+ आपने स्कोर करना इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमारी टीम के साथ. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आपको एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गाइड डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, कुछ बच्चों ने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही आपको डाउनलोड क्यों करना है हैं, देखिए इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाएगी एमसीक्यूज़ की. ठीक है, उसका टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, रात को 10 बजे आपका वहाँ पर डेली क्विज़ होगा. ठीक है, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं एक फ्री क्विज़ वाले टैब में. मैं वो आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने वो अटैम्प्ट करना है. ओके, इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, पीडीएफ के लिए आपको हमारा ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट हमारी टीम की तरफ से आती है उसके लिए भी आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम हम अपना वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, हमारा मोटिव यही रहा है स्टार्टिंग से, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ओके, सीधा पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. अब पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया तो आपको पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हमें पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्यों पढ़ना है, क्या मतलब है, इसको पढ़ने के पीछे हमारा क्या मकसद है, क्यों पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मतलब होता है जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जो गवर्नेंस के लिए डिवाइड किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसको पॉलिटिकल डिवीजन यहाँ पे रेफर करता है. ठीक है, अब आपको पॉलिटिकल डिवीजन समझ आ गया. ठीक है, अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल डिवीजन का जिक्र कहाँ पर है. ठीक है, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वहाँ पर पॉलिटिकल डिवीजन के बात की गई है. ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल 1 की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इसका बेस की बात करें आर्टिकल 1 की, आर्टिकल 1 कहता क्या है, इंडिया दैट इज भारत शल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. याद रखना आर्टिकल 1 क्या कहता है, कहता है कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. कहता है कि इंडिया जो है ये स्टेट का एक फेडरेशन नहीं है, ठीक है, बाय एग्रीमेंट, बट अ यूनियन फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि एक यूनियन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है. याद रखिएगा आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया जो है ये स्टेट का फेडरेशन एग्रीमेंट के द्वारा नहीं है, बल्कि एक यूनियन है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है. ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट में एडमिट आर इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. आप देखते हैं ना, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे न्यू स्टेट्स की, जो आपकी कुछ नई स्टेट्स बनाई गई हैं. ठीक है, जो सबसे जो लेटेस्ट है, ये मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था आपसे. ठीक है, तेलंगाना रिसेंट स्टेट बनाई गई थी. ठीक है, जैसे आपकी और भी बहुत सारी स्टेट्स इस्टेब्लिश हुई हैं, अभी हम आगे देखेंगे उनके नेम्स भी. ठीक है, तो आर्टिकल 2 ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो नई स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है अंडर आर्टिकल वट, आर्टिकल 2. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ देखते हैं. तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलता है पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स.
नई स्टेट्स बना सकता है। आल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है। चेंज नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नेम चेंज कर सकता है, जैसे कि आए दिन आप यहां पर देखते हैं ये होता चला आ रहा है। उसके लिए कहते हैं कि सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी जो है वो क्या है, सफिशिएंट है। अब अगर सिंपल मेजोरिटी की बात आई है, अब सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी, आपको पता है कि जो हमारी मैक्सिमम जो सीट्स हैं, जो हमारी मैक्सिमम जो सीट्स हैं हमारी कहाँ की, लोकसभा की, ठीक है, 552 है, लेकिन अभी करंटली 543 है, ठीक है। अब इसमें सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, सिंपल मेजोरिटी होगी अगर हमारी 272, ठीक है, अगर हमारी 273 सीट्स के ऊपर किसी पे वोट पड़े, किसी चीज पे वोट पड़े, कोई बिल आया, उसके ऊपर जैसे मान लो कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, अगर वहां पे हमारी सिंपल मेजोरिटी भी आई ना, इतने वोट्स की, इतने बंदों ने एग्री कर दिया कि ये चीज हमें स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी है, हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, वहां पे बस सिंपल मेजोरिटी ही लागू होगी, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 कहता है कि जो लॉज बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 एंड 3 के अंडर, आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो लॉज बनाए जाएंगे आर नॉट कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2025 में प्रेजेंटली पॉलिटिकल डिवीजन क्या है। इंडिया के अभी पता है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सबको पता होता है। अब हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है। स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होता है जहां पे क्या होती है, जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां पे चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, जहां पे गवर्नर होता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, याद रखिएगा गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसे हम स्टेट बोलते हैं, जो एक पॉलिटिकल यूनिट है जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां पे चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट। अब वहां पे एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, गवर्नर, जिसके हम नॉमिनल हेड बोलते हैं। गवर्नर इज अ नॉमिनल हेड एंड चीफ मिनिस्टर इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, आपको याद रखना है। लेजिस्लेचर मोस्टली यूनिकैमरल, अगर हम स्टेट्स की बात करें, जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहाँ पे मोस्टली स्टेट्स में क्या है, मोस्टली स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अब सर ये यूनिकैमरल क्या होगा, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो हो गया जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस होता है। इतना क्लियर है गाइस, जहाँ पे सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, जहां पे यूनिकैमरल मतलब कि जहां पे एक ही हाउस है, ठीक है, एक ही हाउस का चैम्बर है जो क्या करता है, जो लॉज वगैरह बनाता है, बजट वगैरह बनाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देखता है। अच्छा जी, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो ये है, सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। याद रखिएगा, सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है, वहां पे यानी कि 2 हाउस हैं, जहां पर क्या है, 2 हाउस हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 2 हाउसेस, ठीक है। अब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम सेंटर की बात करें, अगर हम सेंटर की बात करें, वहां पे 2 हाउसेस की एग्जांपल आप समझ जाओगे, जो कि सबको पता होता है। एक हाउस है हमारा राज्यसभा, ठीक है, दूसरा हाउस है हमारा लोकसभा। ये 2 हाउस हैं, ये हो गया हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है।
जैसे कि स्टेट की बात करें, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? हमारा एक आंध्र प्रदेश है, उसके बाद हमारे पास तेलंगाना है, उसके बाद हमारे पास उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका है। इन सभी जगहों पे हमारा क्या है गाइस? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, 2 हाउसेज हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे आपको याद रखने हैं। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स हमारी कौन सी है? लार्जेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से तो राजस्थान है। लार्जेस्ट अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश है। स्मॉलेस्ट अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो गाइस गोवा है। अगर हम स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो हमारे पास जो सबसे छोटी स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से वो सिक्किम से। ठीक है, अब हम यूटीज़ की बात करते हैं थोड़ा सा। यूटी क्या होती है? यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन मतलब जब भी देखोगे सेंट्रल। यूनियन टेरिटरी जो है डायरेक्टली इनको कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको यहाँ पर देखती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, इंपॉर्टेंट है गाइस, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। आर्टिकल 239 AA स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली को ये स्पेशल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239A दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है और आर्टिकल 239 के अंडर जितनी भी यूटीज़ हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, उनको चलाया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है यहाँ पे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर यूटीज़ हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। ठीक है, यूटीज़ विद लेजिस्लेचर, जिनका लेजिस्लेचर जिनको अपना लॉ बना सकते हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारे पास दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है ये कब बनाई गई है? व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर यूटी इस्टेब्लिश? क्वेश्चन है, सारे इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनाई गई थी? अब हमारी जो बाकी यूटीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, उसके बाद ये सारी हमारी क्या है जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, आपने लेजिस्लेचर खुद नहीं बना सकती हैं। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है एक फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, इसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स रहती हैं। ठीक है, जितने भी हमारी यूटीज़ है ना ये कंप्लीटली वर्क नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास यूटी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कितनी चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं? 5 ही मिनिस्टर तो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो लिमिटेड पावर्स इनके पास रहती हैं। पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ किसके अंडर रहती हैं? ये सारे सेंट्रल के अंडर रहती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर पुलिस रहती है, लैंड अफेयर कोई हो, पब्लिक ऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पर रहती हैं? ये रहती हैं गाइज सेंटर के पास। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। 2019 में JNK को रिऑर्गेनाइज कर दिया गया अंडर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 यूटीज़ में, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर लेजिस्लेचर की पावर दी गई, दूसरा बना दिया गया यूटी ऑफ लद्दाख जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, अब अगला पॉइंट है पुदुचेरी। पुदुचेरी पे में क्या है? लेजिस्लेचर है, लेकिन प्लस वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? पुडुचेरी में। ठीक है, अब हम कुछ स्टेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। जो जैसे मैंने आपको कुछ कहा था कि बहुत सारी स्टेट पावर रहती है कॉन्स्टिट्यूशनली भी सेंटर के पास, कि वो बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पर उनको रीऑर्गेनाइज कर सकता है, उनके नाम चेंज कर सकता है,
उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, ओवरनाइट स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके अंडर क्या होता है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर। अगर कोई तामिली है, ठीक है, तो तमिलनाडु बना दिया। ठीक है, अब मैंने कि स्टेट्स के बेस पर उन्होंने स्टेट्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, स्टेट एक और नई स्टेट को क्रिएट कर दिया। मेजर माइलस्टोन इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके उससे देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स हैं जो क्रिएट की गई हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र क्रिएट की गई थी 1960 में, हरियाणा को क्रिएट किया गया था 1966 में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड ये बनाई गई थी 2000 में, तेलंगाना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसको कब बनाया गया था, 2014 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिस स्टेट यूनियन टेरिटरी के बीच में देखते हैं, ये बेस रखते हैं, उसको इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट में वो गवर्नर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि पावर किसके पास रहती है, एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रहती हैं। तो स्टेट में लेजिस्लेचर रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी की बात की हमने, सिर्फ 3 के पास अपना लेजिस्लेचर है। उनके नाम आप बताइएगा, उनके नाम आप बताइएगा जो अभी आपसे डिस्कस किया। पावर इनके पास स्टेट्स का बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऑटोनॉमी रहती है, क्योंकि बहुत सारी पावर जो है यहाँ पर सेंटर के पास रहती है। जैसे कि पुलिस की पावर सेंटर के पास रहती है, लैंड की पावर सेंटर के पास रहती है, और पब्लिक ऑर्डर जो वगैरह उनके पावर सेंटर के पास यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है स्टेट्स का वो स्ट्रांग रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर हम बात करें यूटीज़ की, वो लिमिटेड रहता है। कुछ एग्जामिनर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, फेवरेट फैक्ट रहते हैं जो पूछते हैं एग्जाम में, वो याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल जो डील करता है स्टेट्स के साथ वो आर्टिकल नंबर 1 है। स्टेट्स की क्रिएशन कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का, तो क्वाजी फेडरल है। ठीक है, इंडिया को डिस्क्राइब किया गया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो राइट ऑफ सेसेशन टू स्टेट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टेट्स के पास सेसेशन का कोई भी राइट नहीं है। सेसेशन का मतलब होता है यानी कि वो अपने आप कोई इंडिपेंडेंस वगैरह ले दें, या एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर बन जाए तो अपने इंडिपेंडेंस से खुद लड़े, इसके राइट्स इसके पास नहीं रहते हैं। ठीक है, अब कुछ मेजर पॉलिटिकल डिविजन्स यहाँ पर इंडिया की हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि 3 उसमें डिवाइड किया गया, 3 मेजर लेवल होते हैं गवर्नेंस के। यूनियन गवर्नमेंट है एक, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो पूरे नेशन को यहाँ पर देखती है, जिसका हेड यहाँ पर कौन रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं। ठीक है, हैंडल्स इनके रहते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, करेंसी हो गई, अगर कोई नेशनल पॉलिसीज़ वगैरह देखनी होगी तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखती है। तो एक बार आपको मैं मैप में कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, देखिएगा ज़रा, ये देखिए गाइस, ये हमारा लद्दाख है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है, ये दामन एंड दीव है, ये दादरा एंड नगर हवेली ये वाला है। ठीक है, उसके बाद ये पुदुचेरी है, ये भी पुदुचेरी है, ये भी पुदुचेरी है। ठीक है, ये भी पुदुचेरी है, याद रखिएगा। ओके, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि इंडिया की जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, ये हमारा इस तरफ आप देखें, ये हमारे अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे, और यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका को अलग कौन सी स्टेट करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। पाक स्टेट जो है श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, स्टेट्स हमारी कितनी हैं, 28 स्टेट है। 28 स्टेट की और कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, वो आप एक बार लिस्ट देख लेना। ठीक है, वो आप थोड़ा सा काम खुद भी कर सकते हैं। 28 स्टेट से नाम बता दूंगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड।
ठीक है। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना। ठीक है, ये सारी स्टेट्स आपको मैप वाइज याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। किसका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, किसका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पर रिऑर्गेनाइज होकर बनी हैं। ठीक है, डेट्स आपको जैसे यहाँ पर स्टेट्स दी जाएंगी, बोलेगा तेलंगाना दी जाएगी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन तभी बता रहा हूँ। तेलंगाना देगा, मध्य प्रदेश देगा, छत्तीसगढ़ देगा। अब बताओ जी क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पहले कौन सी बनी है, फिर कौन सी बनी है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताई। ठीक है, अब कुछ हायरार्की भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमारी इंडिया, स्टेट्स, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे आती है सब डिवीजन, फिर आती है हमारी तहसील, तालुका जिसे हम तालुकाजी बोलते हैं, फिर ब्लॉक आता है, फिर हमारा विलेज आता है। ठीक है, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर सबसे पहले म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन आती है, फिर म्यूनसिपलिटी आती है, फिर नगर पंचायत आती है। अगर रूरल की बात करें, जिला परिषद आता है, फिर पंचायत समिति आती है, उसके बाद हमारा होता है ग्राम पंचायत। ओके, अब पॉलिटिकल डिवीजन ज़रूरी क्यों है, पॉलिटिकल डिवीजन ही ज़रूरी क्यों है, पॉलिटिकली डिवाइड क्यों किया गया है, ज़रूरी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल सके। ठीक है, लॉ एंड आर्डर जो है उसको मेंटेन रखा जाए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि वो सब में प्रॉपरली उनको डिस्ट्रीब्यूट हो, हर किसी को बराबर मिले। जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया जाए और लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो। ठीक है, और जो लोग हैं, पीपल और गवर्नमेंट्स के बीच में क्या हो, एक प्रॉपर तरीके का कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। ठीक है, अब हम थोड़ा इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, पहले स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीपल ऑफ द स्टेट। फेडरल सिस्टम में क्या आता है, नेशनल गवर्नमेंट, फिर स्टेट्स, फिर पीपल। यूनिटरी सिस्टम में क्या आता है, नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद सीधा ही पीपल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, फेडरल सिस्टम में एक अच्छी चीज़ रहती है, पहले नेशनल गवर्नमेंट के बाद स्टेट्स के बाद पीपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ हमारे लिस्ट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सर आप इतना क्यों बता रहे हो भैया, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सेंटर के पास आती हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। ठीक है, जितने भी ये मैटर है इन सब के ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। ठीक है, अब स्टेट्स के पास क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्वर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। नॉर्मली सिर्फ ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर, सिर्फ इन मैटर्स पर स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉ बना सकती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसके ऊपर बोथ, दोनों, याद रखेगा, दोनों सेंटर एंड स्टेट मेक लॉज। ठीक है, एजुकेशन, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी other than agricultural land, forest, trade, union, adulteration, adoption and succession. ठीक है, both union and state legislature alone can make laws on these matter. ठीक है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है सिर्फ सेंटर का वहाँ पर प्रिवेल रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ रेजिडोरी पावर रहती हैं, कुछ पावर रहती हैं, वो किसके पास हैं, इंक्लूड्स ऑल अदर मैटर नॉट मेंशन इन, अगर इनके अलावा कोई दूसरा मैटर है इस लिस्ट में अगर नहीं है, जैसे कि साइबर लॉज हैं, उसके ऊपर सिर्फ किसकी पावर रहती है, यूनियन लेजिस्लेचर की पावर रहती है उनको लेजिस्लेट करने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये चीज़ें। इंडिया एक क्वाजी फेडरल सिस्टम यहाँ पर क्या करता है, फॉलो करता है फेडरल। इसमें कुछ हमारे फेडरल फीचर भी रहते हैं और हमारे इसमें यूनिटरी फीचर्स भी रहते हैं। ठीक है, पावर यहाँ पर रहती हैं, डिवीजन ऑफ पावर जो हमारा 7 शेड्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त हमारे पास 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। याद रखिएगा, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं आपको बताऊं कितने कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो 12 शेड्यूल्स हैं। याद रखिएगा, कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली आप 450 आर्टिकल्स आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो 25 पार्ट्स आज देखने को मिलते हैं। जब ओरिजिनली की बात करें हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, ओरिजिनली हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे? 395 हमारे पास आर्टिकल्स थे। ओके, अब वैसे मैंने शेड्यूल्स की अगर बात की तो 7 शेड्यूल में पावर को डिवाइड किया जाता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, जो मैंने आपको ऊपर अभी लिस्ट पूरी बता दी है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में पावर दोनों के पास रहती है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया, मैंने पहले बोला कोई कन्फ्लिक्ट आया तो वहाँ पे यूनियन लॉ ही प्रिवेल करता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यहाँ से इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, कल आपको इसके मिलेंगे MCQs। ठीक है, आप हमारे MCQs भी देखिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और गाइस मैंने आपसे कहा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर फ्री क्विज़ेस देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।